वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा व्याकरण हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग इस वीडियो में वर्डों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो वर्डों का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो व्यंजन है उन्हें 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है? कंठ। कंठ क्या है? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु को स्पर्श होता है उसे कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा कंठ ध्वनियाँ हैं। जब हम लोग बोलेंगे क तो इसमें जो हमारे जीभ के पिछले भाग, जो हम लोग का जीभ का पीछे वाला भाग है वो हम लोग के तालु को ऊपर, जो सबसे ऊपर है उसको स्पर्श करता है, इसलिए इसको कंठ ध्वनियाँ कहते। उसके बाद दूसरा क्या है? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालव्य व्यंजन कहलाता है। जैसे च, छ, यानी हम लोग जब इसको उच्चारण करेंगे तो हम लोग के जीभ का जो आगे वाला भाग है वो हम लोग के तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तीसरा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? कठोर तालु के मध्य भाग मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य, इसका ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जब हम ट, ठ, ड, ढ इसका उच्चारण करेंगे तो जो हम लोग की जीभ है वो उल्टी हो जाएगी और निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करेगा, इसीलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और चौथा हमारा है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। जब हम लोग बोलेंगे त तो जो हम लोग का दांत है वो जो हम लोग की जीभ है वो हम लोग के दांतों को स्पर्श करेगी, इसीलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण करते समय जो हम लोग का ओठ है वो अटैच्ड हो जाता है और उसके बाद जब हम लोग इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो श्वास का वायु का अवरोध होता है। जब हम लोग बोलेंगे प तो उतनी दूर हम लोग की जो श्वास है वो हम लोग के मुंह में ही रहेगी, इसीलिए इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। छठवां क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओठ दांतों को स्पर्श करता है दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। जब हम लोग बोलेंगे व तो व का उच्चारण स्थान करके आप देख सकते हैं कि यह निचले ओठ दांतों को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। नंबर 7 पे है वर्त्स्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? न, र, ल। उसके बाद क्या है? छठवां काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन सी आती है? ह। आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है? सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग सूत्र से जान लें कि उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंतस्थ किसको किस प्रकार से बोला जाता है। तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सूत्र इसका क्या है? पहला उच्चरित वर्ण ये होगा, उच्चारण स्थान ये। पहला क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें क्या क्या आते हैं? आ आएगा, कु यानी कुवर कच, क, ख, ग, घ अंगा और विसर्गनीय नाम यानी कि विसर्ग आएगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। दूसरा सूत्र क्या है? इचु यशा नाम तालु। इसमें ई आएगा, चू वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इया और श आएगा, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। री
टू वर्ग यानी ट ठ ड ढ आड़ा र और श आएगा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। चौथा क्या है? चौथा हमारा लिरितु लशा नाम दंता है, इसमें लिरी आएगा। तू वर्ग यानी त थ द ध न ला और श आएगा, इसका उच्चारण स्थान दंत है। फॉर्मूले से हम लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। अगर एक बार फॉर्मूला याद हो जाता है तो हम लोगों को उच्चारण स्थान ज्ञात करने में आसानी होगी। उसके बाद पांचवा क्या है? उपपद्मनीय नाम ओष्ठव, इसमें आएगा उ प वर्ग यानी प फ ब भ म और उपपद्मनीय नाम यानी कि प के आगे ये जो निशान बना हुआ है इसको उपपद्मनीय नाम कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। छठवां क्या है? यम गणना नाम नासिका चा, यानी कि इसमें इया म ग ड़ न किसी भी वर्ग का पांचवें अक्षर को हम लोग नासिक या अनुनासिक कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। सातवां क्या है? ए दैतो कंठ तालु, इसमें ए और ए आएगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। आठवां क्या है? ओ दैतो कंठ ओष्ठ, यानी ओ और औ आएगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। नौवां क्या है? वकारस्य दंत ओष्ठ, इसमें व आएगा और इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। 10वां क्या है? जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, इसको क्या कहते हैं? जो क के पहले ये निशान होता है उसको जिह्वा मूल कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। और ये जो प के पहले हम लोगों ने देखा था कहाँ पे? हाँ यहाँ पे उपपद्मनीय नाम ओष्ठ, इसको उपपद्मनीय नाम कहते हैं। अगर प के आगे लगेगा तो उपपद्मनीय नाम और अगर क के पहले लगेगा तो जिह्वा मूल कहेंगे। 11वां क्या है? नासिका अनुस्वारस्य, इसका जो है उच्चरित वर्ण अनुस्वार है और इसका उच्चारण स्थान नासिका है। और ये समझने के लिए एक छोटी सी तालिका है। कंठ में क्या आएगा? आ क ख ग घ अंगा ह और विसर्ग। तालु में ई च छ ज झ इया या और सा आएगा। मूर्धा में री ट ठ ड ढ अड़ा र श। जैसे हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा इचु यशा नाम तालु ऋतु रसा नाम मूर्धा लितु लशा नाम दंता उपपद्मनीय नाम ओष्ठव, उसी प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। अगर ये अच्छा लगे तालिका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ स्वर यंत्रियों में ध्वनि का कंपन है, यानी कि इसके दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष होता है, दूसरा सघोष होता है। अघोष क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाता है। यानी कि जब हम बोलेंगे तो हम लोग की जो स्वर यंत्रियाँ हैं उसमें कंपन ना हो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है और इसका फॉर्मूला अगर पहला दूसरा नहीं तो इसको 12 शॉर्टकट में इसको 12 अघोष और 345 सघोष होता है। अघोष में 12 मतलब क ख च छ ट ठ त थ प फ और ऊष्म यानी श श श कुल मिलाकर के इसको तो 13 अघोष आते हैं। अघोष क्या होता है? वर्ग का पहला और दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन, अतः 12 शकार अघोष, बाकी सभी सघोष। ये एक छोटी सी ट्रिक है, बाकी आप लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं कि वर्गों का पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी सभी सघोष होता है। उसके बाद हम लोग सघोष के बारे में जानेंगे। स्वघोष यानी क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो वो सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसको बोलने में स्वर यंत्रियाँ झंकृत होती हैं। जब बोलेंगे ग घ अंग, इसको आप बोल के देख सकते हैं। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में 345 के रूप में आप याद कर सकते हैं। इसमें ग घ अंग ज झ इया ड़ ढ अड़ द ध न ब भ म ह य व र ल यानी अंतस्थ, कुल मिलाकर ये संख्या में 20 सघोष है और इसका फॉर्मूला है 345 प्लस अंतस्थ प्लस जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष में आएंगे, बाकी हाँ। और ये एक तालिका है। अघोष कितने थे? 13 थे और सघोष कितने थे? 20 थे। टोटल मिला के 20 13 33 हो गए, अतः कुल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं।
उसके बाद दिया है दूसरा प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ वायु से है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। अल्प प्राण क्या है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में वायु का या श्वास के अल्प मात्रा निकले तथा हकार जैसी ध्वनियाँ ना हो। जब हम लोग इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो वायु जो हम लोग के मुख से बहुत कम निकलेगी, यानी 20% निकलेगी, बाकी 80% नहीं निकलेगी। और ये हकार जैसी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण एवं अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण। यानी कि पहला यानी क, जो हम लोग बोलेंगे क, बोलेंगे ग, तो हकार जैसी ध्वनियाँ होंगी और वायु की अल्प मात्रा इसमें होगी, इसीलिए इसे अल्प प्राण कहेंगे। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? 135 अंतःस्थ प्लस ये क्या है? अल्प प्राण है। दूसरा क्या है? महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले और हकार जैसी ध्वनियाँ ना हो, उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक 24 प्लस ऊष्म महाप्राण है। सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण होते हैं और घोष अघोष में हमने पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं वो सघोष में आते हैं और अघोष स्वर नहीं होता है, और इसमें अल्प प्राण में सभी स्वर आएंगे। इसकी एक तालिका है, ये क ख ग घ अंग 135 और ये 24। इसका मतलब यही था जो हम बार बार कह रहे थे, 24 और 135। और ये वर्ड में 19 हैं, ये 14 हैं, दोनों मिलाकर के 33 हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है? ये देखिए, दोनों मिलाकर 33 हो गए। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि व्यंजन के 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला संयुक्त, दूसरा संपृक्त और तीसरा युग्मक। तो सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त ध्वनि क्या होती है। जब दो व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तब संयुक्त ध्वनि होती है, जैसे प्रण, प्रेम, प्याज, प्यार, ब्रज, कर्ण इत्यादि। इसका मतलब क्या है? जब दो व्यंजन ध्वनियाँ यानी कि प और ये जो नीचे र लगा है, जब दो व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर यानी कि परस्पर मिलकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, यानी कि हम देख सकते हैं जैसे लिखा है प्रण, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं प र अ, यानी कि दो व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, इसीलिए उन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जब बोलेंगे प्र तो लास्ट में अ आएगा ना, तो इसीलिए यह थियरी जो है ये प्रूव्ड हो जाती है कि जब दो व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर स्वर के सहारे बोली जाएंगी तो संयुक्त ध्वनि होती है। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतम तत्सम में पाई जाती है। दूसरा क्या है? संपृक्त ध्वनि। जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के मध्य इस प्रकार प्रयुक्त हो, उच्चारण के आधार पर यह स्पष्ट करना मुश्किल हो जाए कि वह किसके साथ है। जैसे लिखा हुआ है चंदा, चंपा, कंबल, यहाँ क और ब के साथ म ध्वनि जुड़ी है। मतलब यहाँ हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि चंदा में कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि जो ये न है, जो ये माँ है, वो किसके साथ जुड़ा है, दा के साथ है या ज के साथ है, तो इसीलिए इसको हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तीसरा लास्ट क्या है? युग्मक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए या दोहराव हो जाए तब वहाँ युग्मक या द्वित्व ध्वनि नहीं होती है, द्वित्व ध्वनि होती है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए या दोहराव हो जाए तब वहाँ युग्मक या द्वित्व ध्वनि होती है, जैसे चप्पल, दिल्ली, तिब्बत। यानी ये जो ब है ये 2 बार आया है, ये जो प है ये भी 2 बार, ये दोहराव हो रहा है, ये ला, दिल्ली। तो इसी ये 3 पार्ट में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्वर पढ़ा था, पार्ट 2 में हम लोग व्यंजन पढ़े, पार्ट 3 में उच्चारण स्थान पढ़े। तो इस प्रकार से हम लोग का वर्णमाला ख़त्म हो गया है। और पार्ट 4 में हम लोग जो पीछे पुराने में जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इस 4 पार्ट में हम लोग का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगी। थैंक यू।